सकती हूँ मैं सब कुछ, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी। सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या क्या ठीक हो जाएगा? और आपने उसे मेरे कपड़े भी पहनने को दे दिए। अरे आहिस्ता बोलो। सब कुछ तो दे चुकी हूँ उसे मैं, अब अपनी पर्सनल यूज की छोटी छोटी चीजें भी। दीपू क्या हो गया तुम्हें? इन चीजों की इतनी अहमियत है? हमारी प्राइवेसी की तो अहमियत है ना मॉम। इंसान अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तुम्हें क्या हो गया दीपू? तुम ऐसी तो नहीं थी। बस मैं ऐसी ही हूँ। अरे आओ बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। बहुत रोई हो? अपने किसी जानने वाले, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को फोन करके पूछ लो, शायद उनको पता हो तुम्हारे पेरेंट्स लाहौर में कहाँ हैं। एक दो जगह फोन किया था भी। फिर मुझे लगता है शायद सारा जमाना ही नाराज है मुझसे। मतलब? वहां बहुत से सवाल, तंज, पत्थर मेरे मुंतज़िर है। फोन पर भी वही मिले। शुमाया, अच्छा मेरी तरफ देखो। मैं जो हूं, यार तुम अपने आप को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इंसान की जिंदगी में दुख सुख तो आते रहते हैं ना। वो तो ठीक है रजा, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूं यार। देखो तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारा काम तो जख्मों पर मरहम रखना है। अगर तुम ही थक गए। डॉक्टर गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं होता क्या? होता होगा, लेकिन हम तो उसे सिर्फ मसीहा समझते हैं। मसीहाओं के साथ ये सलूक करते हो तुम लोग? देखो मिस, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है। मैंने इसी वजह से तुम्हें भाभी का पता दिया है कि तुम जाकर उससे मिलो, आखिरी कोशिश करके देख लो। मैं खुद भी चला जाता, उसे समझाता, लेकिन अब मैं एक जवान बेटे का बाप हो गया हूं और हर उस जंग में लड़ने से पहले हथियार फेंक देता हूं जिसका ताल्लुक उसके जज्बात से हो। लेकिन वो तुम्हारा अपना बेटा तो नहीं है। अनीस, फिर ऐसा मत करना। देखो बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, लेकिन बच्चे के साथ जिंदगी सिर्फ इंसान शेयर करता है। हाँ वाह फरीदुन, माशाल्लाह तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। तुम्हारा ही तस्करा हो रहा था। हाय हाय। हेलो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर।
अनीस को बता दिया कि वो कहाँ है? वो कौन? मिसेस अनीस। यार फरीदू, देखो हमारे बड़े कहा करते थे कि बीवी शौहर की मिल्कियत होती है और उसे शौहर से छुपाना गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। लेकिन वो तो डाइवोर्स का नोटिस भेज चुकी है उसे। लेकिन फिलहाल तो तुम भी उसे मिसेस अनीस ही कह रहे हो। जी, फिलहाल तो मैं भी उसे मिसेस अनीस कहता हूं। डैडी, अगर मिसेस अनीस को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और यार, इंसान अपना नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाता है, ये तो फिर भी पराया नुकसान। देखो यार फरीदुन, तुम में और मुझ में एक फर्क है। तुम ये चाहते हो कि इस बीबी को उसके जालिम शौहर से निजात मिल जाए, और मैं ये चाहता हूं कि बुरी भली सही लेकिन वो दोनों जिंदगी साथ गुजारें। उसमें उनका अपना भला हो या ना हो, लेकिन दूसरों का भला जरूर है। देखो, हमारी सोसाइटी में जिंदा रहने की यही शर्त है कि हम दूसरों के लिए जिंदा रहें। हम मजलूम को जालिम से निजात नहीं दिलाया करते, बल्कि मजलूम को जुल्म सहने का सलीका सिखाते हैं और जालिम को जुल्म करने का। क्या करेगा, ऐसा ही है हम लोग, यही हमारे बड़ों ने सिखाया है। डैडी, हम एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों हो गए? बेटा जवान हो जाए तो वो बाप से मुख्तलिफ इंसान निकलता है, बाप और भी पुराना हो जाता है। कितने मुख्तलिफ? यूं लगता है डैडी जैसे मैं और आप दो ऐसे अजनबी हैं जो किसी डूब जाने वाले जहाज से बच निकले हैं। एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। नहीं, हम जहाज डूब जाने के बाद सिर्फ इसलिए बच निकले हैं कि हम अपनी अपनी नहीं, एक दूसरे की जिंदगी चाहते हैं। और ये अजनबी नहीं, अपने चाहते हैं, वो जो सिर्फ हमारे अपने।
खो गए थे आप? मैं तो परेशान हो गई थी। मेले में खो गया था। बच्चा है आप? बच्चा ही समझ। तो फिर अब मैं आपका हाथ पकड़ के ही चलूंगी। चलिए। यार फरीदुम, किन परेशानियों में घिरे हुए हो? देखो, जिन परेशानियों में तुम घिरे हुए हो ना, अमरीकी नौजवान तो उसको अहमियत ही नहीं देता। ये मजहब, वतन, जबान, कल्चर और ये मसलूम औरतें, ये तुम्हारा कब से मसला बन गई हैं? मैंने तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रख के पाला है। तुम अजनबियों की तरह दुख मत सहो, अपनों की तरह चीखो, चिल्लाओ। नहीं डैडी, मैं आपसे नाराज तो नहीं हूं। मैं तो हैरान हूं, हैरतज़दा हूं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो पहली बार डिज्नी वर्ल्ड देखता है। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ख्वाबों ख्यालों की दुनिया को टच भी किया जा सकता है। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो एक एक चीज को छू कर देखता है। अच्छा, ऐसा होता है वतन। अच्छा, इस चीज को मजहब कहते हैं और अल्लाह इतना करीब रहता है इंसान के कि उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। और डैडी, मैं हैरान हूं, रोबोट की तरह नजर आने वाला इंसान ऐसा होता है अंदर से। ऐसा होता है इवन के मैं और डैडी, ऐसी होती है मोहब्बत। मैंने तो लोगों को कपड़ों की तरह मोहब्बत पहनते, उतारते, फेंकते हुए देखा है। फिर ये सब क्या है डैडी? क्या ये मोहब्बत है? डैडी, दीवा का नाम लेते हुए मेरा दिल धड़कता है, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि पता नहीं मिसेज अलीज कितनी परेशान होगी, क्या गुजर रही होगी उन पर, तो मुझे लगता है मेरा
दिल बंद हो जाएगा डैडी। मैं अपनी हैरत पे बहुत परेशान हूं डैडी। मैं अपने इस दिल से थक गया हूं। ऐसा तो नहीं बोला था मैंने तुम्हें, ऐसा तो नहीं बोला। तू इतना बदल गया और मुझे पता भी नहीं चला। डैडी, मैं न्यूयॉर्क चला जाऊं अभी इसी वक्त? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कुछ होने वाला है। मैं चला जाऊं न्यूयॉर्क। बेटा, इस वक्त तो कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। डैडी, मैं कार से चला जाऊंगा। मैं चला जाऊं प्लीज। ठीक है, चले जाओ। अल्लाह ने कृपा। थैंक यू डैडी। ये वक्त है नील फाइल करने का। कहा ना चुप रहो। परेशानियों में घिरे रहने का मतलब ये नहीं है कि इंसान खुद पे तवज्जो ही ना दे। खुद पे तवज्जो तो जिंदा लोग देते हैं। परेशान भी जिंदा लोग ही होते हैं। मुर्दों का परेशानियों से क्या काम। यूं क्या देख रही हो? वैसे ही तुम्हारा हंसना अच्छा लगा। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। अच्छा, मेरी वजह से बहुत परेशान हो ना? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो नेल पॉलिश दो मुझे। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? मेरी वजह से परेशान होना। इसे परेशान कहते हैं? फिर कुछ नहीं। देखो दीपा, जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। वो भी तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है दीपा। दिल में छुपे हुए दुख को दोस्ती की बुनियाद मत बनाओ। इस तरह तो दोस्ती खुद एक जख्म बन जाएगी। हमारी दोस्ती की वजह सिर्फ दुख ही तो है, वरना मैं और तुम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। कुछ आंसू तुम्हारी आंखों से मैं पोंछना चाहती हूँ और कुछ आंसू मेरी आंखों से तुम। बस यही दोस्ती है हमारी। हाँ, लेकिन जो दुख तुम अपने दिल में छुपाए हुए हो वो महज तुम्हारी गलतफहमी है। मैं और फरीद हूं। इस वक्त कौन आ गया? मीना उठ जाए। Who is it? दरवाजा खोलिए प्लीज। मुझे मिस्टर रजा ने भेजा है वर्जीनिया से।